वेलकम बैक टू SK1 बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग फिर से क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए टॉपिक के साथ वी आर बैक वो वंस अगेन। एंड हियर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में व्हिच क्लियरली शोज यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में हमें पता है कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के साथ डील करते हैं, and what you call the turning points of a system, the classical turning points। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास एक रीजन ऑफ स्पेस है एंड अक्रॉस दिस अगर आपके पास एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिस पॉइंट पे मान लीजिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की एनर्जी से के हायर हो जाती है, तब ये बेसिकली उस पॉइंट पे जहां पे ये इक्वल हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे रुक जाएगा एंड इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, इट कैन नॉट गो एनी फर्दर। जिस पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस सिस्टम की एनर्जी के टोटल एनर्जी के ग्रेटर होते हैं, उस पॉइंट्स को ये ऑब्जेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, मतलब वहां पे जा नहीं सकता है। दिस व्हाट क्लियरली हैपेंस। तो कुछ ऐसे हमारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। मान लीजिए अगर मैंने एक एनर्जी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी क्लियरली अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैंने एक इस काइंड का सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जर्व किया, so I am observing this kind of simple harmonic motion and मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरे हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज x equal 0, नीदर एक्सटेंशन नॉर कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट k। एंड मैंने इसे बेसिकली क्या किया, एक एम्पलीट्यूड a पे इस ब्लॉक को लाया, एक डिस्टेंस a पे एंड यहाँ पे इसे लाया एंड देन आई लीव इट। एंड आई नो कि जब मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे भी इन दिस डायरेक्शन एक डिस्टेंस a पे ये ब्लॉक आएगा नेगेटिव a एंड ये प्लस एंड माइनस a के बीच ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। वेल अगर ये प्लस एंड माइनस a के बीच ऑसिलेट करे, इस सिस्टम की एनर्जी E नॉट कॉल इट हाफ ka स्क्वायर के इक्वल होती है। देन इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आएगा ये रुक जाएगा एंड इसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है। वेल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लेट्स नॉट कॉल इट के, इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से नहीं बल्कि वी से, जो कि ऑब्वियसली क्लासिकल फिजिक्स में काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि वी से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट हियर आई एम अडॉप्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोटेशन। टी इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, वी इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी हाफ के स्क्वायर विच इज इक्वल टू द टोटल kinetic energy, which clearly makes sense, total mechanical energy, which clearly makes sense because the kinetic energy is 0. Now the thing is कि अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे जाता, मान लो at a plus delta x पे, and delta x is actually a finite element of displacement, so I'm considering a finite element of displacement. So I don't have any intention of doing any calculus into this कि infinitesimal element or something like this, it's just a finite element। तब अगर ये a से a plus delta x पे जाता, हमें पता है कि यहाँ पे इसके जो v होती है, call it v prime, तो यहाँ पे ये v prime क्या होता, हाफ के a plus delta x का होल स्क्वायर। एंड यू सी दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन v, और call it v नॉट इसे कह सकते, दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन v नॉट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट वहां पे जा नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट वहां क्यों नहीं जा सकता, वेल इसके पास इतनी लिमिटेड एनर्जी है एंड वहां जाने के लिए इसके पास और ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ताकि इट कैन मेक अप फॉर द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमें पता है कि ये इस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा एक क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। तो जहां पे आपके पास ऐसी सिचुएशन आई, जहां पे एक ऐसी सिचुएशन आई कि किसी भी पॉइंट पे यू हैव द एनर्जी that is lesser than equal to the energy at that particular position of x, तो आपको पता है यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो दिस क्लियरली लीड्स कि यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होगा कि इस x के पीछे जहां पे भी ये दोनों बराबर होंगे, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, वो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा फॉर अ पोजिशन x। अगर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन Vx है
एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे ये जो Vx है उससे कम है, देन यहाँ पे इससे पहले एक टर्निंग पॉइंट है एंड ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। सिंस इट इज नहीं जा पाएगा, इट इज बर्न्ड टू मूव इन दिस, बेसिकली you see in this position, in this domain, in this region, this is why you call it burnt state। वैसा ही एक और स्टेट होता है जैसे आप एक स्कैटरिंग स्टेट कहते हो। वेल व्हाट इज स्कैटरिंग स्टेट इज कि अगर मेरे पास एक ऐसा कोई पर्टिकुलर डोमेन ना हो जहां पे मुझे एक फिक्स कर दिया जाए कि मेरी एनर्जी लिमिटेशन की वजह से मैं इसी रीजन में एग्जिस्ट कर सकता हूँ, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस कि इफ E इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एट x, तब ये x तक जा सकते हैं, x को क्लियरली अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज नो टर्निंग पॉइंट। एंड इफ दिस इज ओवर ऑल ऑफ स्पेस, यूजुअली पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो हो जाती है, एंड समटाइम इट डज नॉट, as in this case it does not, so that is different thing। लेकिन अगर मैं मान लो कि ओवर ऑल द रीजन ऑफ स्पेस ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से ज्यादा है हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, then this is basically a scattering state, and here you won't see any turning point, this object can exist at whatever this point that you have right here, at whatever values of these points of position of space or space coordinates। तो यहाँ पे ये बॉन्ड स्टेट एंड स्कैटरिंग स्टेट का कंसेप्ट काफी यूजफुल होता है। सो व्हेन यू हैव एनर्जी एज लेसर देन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एंड एनर्जी एज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। बट नाउ लेट्स डील द सेम थिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, एंड यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं इफ यू डू द सेम थिंग। तो हम लोग पर्टिकुलरली क्या देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, एक चीज देखना कि जब भी फाइनाइट पोटेंशियल्स के साथ हम लोग डील करते हैं, फाइनाइट पोटेंशियल्स, and no matter what finite potential you have, ये पार्टिकल आपके पास कोई भी फाइनाइट पोटेंशियल हो किसी भी पॉइंट पे जो कि हमें बाउंड करने की कोशिश करे, लेकिन ये पार्टिकल वहां से एस्केप कर सकता है, जिस प्रोसेस को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। सो व्हाट इंस्टेड वी डू इज, क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ मैटर करता है द पोटेंशियल एट इंफिनिटीज। इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी एक आपके पास एक इनफाइनाइट फंक्शन हो एट अ फाइनाइट पॉइंट x इक्वल 0 पे एक इनफाइनाइट फंक्शन हो विच विल बी एक्चुअली कंसिडरिंग, तो वहां पे भी इस पार्टिकल के पास प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बेसिकली पोटेंशियल पॉइंट के थ्रू पास किया एंड यहाँ पे चला गया। इवन इफ यू हैव एन इनफाइनाइट पोटेंशियल, फाइनाइट है, देन क्लियरली इसके पास प्रोबेबिलिटी है पास करने की। सो वी आर टॉकिंग प्रोबेबिलिटी वाइज, बट द थिंग इज कि हम लोग एक्चुअल में हमेशा कंसिडर करते हैं द एनर्जी एट इंफिनिटीज व्हाट मैटर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। तो अगर यही जो हमारी एनर्जी है नेगेटिव इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी से कम है, दिस इज द बॉन्ड स्टेट। इफ यू हैव द सेम ग्रेटर देन द एनर्जी एट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज द स्कैटरिंग स्टेट। Now the thing is कि अगर मैं यहाँ पे इस बाउंड एंड स्कैटरिंग स्टेट का एक्चुअल मतलब देखूं, व्हाई आर दे कॉल्ड सो, ये तो आपको पता है कि इज बाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन जिसमें ये सिर्फ मूव कर सकता है एंड इट कैन नॉट गो आउटसाइड। आज स्पीकिंग क्लासिकली, स्कैटरिंग स्टेट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि द पार्टिकल एंटर्स द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये यहाँ पे स्पीड अप करते हैं या फिर स्लो डाउन करता है डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्स। इसकी वजह से जो फोर्स हमारी एक्ट कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यू नो द फोर्स इट ऑलवेज बेसिकली, अगर आप फोर्स को फॉर्मूला ही देखो, इट इज व्हाट नेगेटिव dv ओवर dx। इनफैक्ट x वुडंट बी अ वेरी प्रॉपर टर्म राइट है, यहाँ पे r लिख देते हैं। ऑलराइट, दैट इज द फोर्स। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि the force will be acting in the direction of the negative gradient of v right here। So you can clearly find the direction depending on कहाँ पे potential energy function ज़्यादा है, कहाँ पे potential energy कम है। And the thing is कि scattering state में उसी पे डिपेंड करके हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है या फिर डिसेलरेट करता है डिपेंडिंग ऑन potential energy distribution, and it will slow down or speed up, एंड फिर वो वहां से पास कर जाएगा। दैट्स द की पॉइंट कि फिर वो वहां से
स्लो डाउन करके या फिर स्पीड अप करके, लेकिन वो वहां से पास कर जाता है एंड देन इट गोज टू इन्फिनिटी और वॉट एवर। सो एक इसका बहुत ही अच्छा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ से हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, दिस इज अ हिल, दिस इज बेसिकली अ हिल दैट यू सी राइट हियर एंड दिस इज a kind of cart that you have on the hill and it is going in the upward direction। अब ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये ऊपर की डायरेक्शन में जा पाएगा? वेल अगर मैंने मान लिया, द क्वेश्चन इज क्या ये ऊपर के डायरेक्शन में कार्ट इस स्लोप पे जा पाएगा? अगर मैंने इसे उतनी एनर्जी दे दी, उतनी एनर्जी इस कार्ट को प्रोवाइड कर दिया, मान लो ई अमाउंट की एनर्जी, जिससे मैंने इस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, एंड दिस माई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, दिस इज माई एक्स, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अपवर्ड एक्स। यहाँ पे इस ग्राफ में, इस कर्व में मैंने कैसे कार्ड बना दिया? सो यू कैन क्लियरली सी जितना आप ऊंचा जाते हो इन हाइट, तो एज ऑफ स्पीकिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हाइट के साथ प्रपोर्शनली ये इंक्रीज करती है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट डज दैट वे। अगर एक ऐसा हिल हो तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी ऐसा बनाया जा सकता है विद द रिस्पेक्टिव प्रपोर्शंस। तो अगर मैंने इसे इस लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, मे बी यहीं से किक करके, और मे बी इट इज कंटिन्यूअसली you see get extracting energy out of the motor somewhere placed in it, या फिर यहाँ से हम लोगों ने इस पे बेसिकली उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी इस लेवल की विच इज ग्रेटर देन द एनर्जी एट द टॉप ऑफ द हिल, तब ये यहाँ से जाएगा तो बेसिकली गो स्लो डाउन, क्योंकि ग्रेविटी इस पे वर्क करी है, इट इज एक्सट्रैक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड टर्निंग इट इनटू द potential energy of the cart, and that is clearly giving a rise into the height or vice versa, and it is basically going down। जब ये डाउन जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इट गोज डाउन एंड इट स्पीड्स अप। फिर ये नीचे आएगा, इसके पास सिंस अगर फ्रिक्शन का वर्क इंक्लूड ना करें, फ्रिक्शन का वर्क इंक्लूड ना करें, सो लेट्स से इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विच इज अगेन वेरी अनलाइकली, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो ये हमारी व्हील्स रोल कैसे करेंगे? बट एस्यूमिंग कि फ्रिक्शन जो एक्ट करते हैं उतनी हीट एनर्जी वहां पे उतना एक्सचेंज नहीं हो रहा है, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड फ्रिक्शन इज एक्टिंग लेकिन उतना वर्क नहीं कर रहा है कंपैरेबली और कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे ये आएगा एंड इसके पास बेसिकली जब ये यहाँ पे आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी एट द सेम लेवल सी, तो उसके बाद उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल गो ऑन एंड इट विल गो ऑन टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये नेगेटिव इंफिनिटी से आया पॉजिटिव इंफिनिटी पे चला गया, तो ये इंफिनिटी से आया इंफिनिटी पे चला गया, दैट इज अ स्कैटरिंग स्टेट, और अ स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशन व्हाट विल कॉल इट व्हेन विल डू इट फॉर द वेव फंक्शंस, सो दैट इज अ स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशन। कैसे ये चला गया? दिस इज फॉर द केस कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हायर देन द वैल्यूज ऑफ potential energy distribution for whatever points are considering। तो अगर मैंने यही चीज मैक्सिमम के लिए कह दिया होता, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए कह दिया होता, so it will be very much more appropriate। तो मैंने कह दिया कि अगर एनर्जी लेसर देन मैक्सिमम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन द रीजन ऑफ स्पेस, देन मुझे पता है यही कि ये किसी रीजन में बाउंड हो जाएगा एंड उसी में मूव करेगा। इफ इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम तो यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, इट कैन कम इन फ्रॉम इन्फिनिटी गो टू इन्फिनिटी एंड इट विल स्पीड अप एंड स्लो डाउन इन द प्रोसेस, बट इट वॉन्ट एक्चुअली मैटर टू अस, क्योंकि ये फिर से इन्फिनिटी पे चला गया। सो दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। दिस इज अ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन, दिस इज अ बाउंड स्टेट, and this right here you see the scattering state। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ ऐसा होता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट यू बेसिकली डील विद इज बाउंड स्टेट के लिए यू विल हैव इट द पोटेंशियल एनर्जी एट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी से हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी ए से ग्रेटर होनी चाहिए, ए इन पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेटर होना चाहिए फॉर अ स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशन। Now I guess I have already introduced to you the bound state and scattering states in both quantum and classical mechanics, and I'll just end the video right here, right now, and in the next videos we'll actually discuss the bound state and scattering state solutions of the wave function in quantum mechanics. That was all for today's video of mine, and thanks to you.